दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे विविध प्रश्नों का भाग 2 और ये वीडियो इस श्रृंखला का अंतिम वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित विविध प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें संवैधानिक राजतंत्र है, आपको बताना है। ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, भूटान या फिर चीन। तो सही उत्तर हो जाएगा भूटान, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि इन विकल्पों में से भूटान में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है। अगला प्रश्न है प्रशासन से संबंधित है, लोक प्रशासन से, कि किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक टेलर, पीटर ड्रकर या मैक्स वेबर। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक टेलर। दोस्तों याद रखिएगा, हेनरी फेयोल की प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध फ्रेडरिक विंसलो टेलर FW टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा या साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 51, अनुच्छेद 36 से 51A, अनुच्छेद 5 से 35 या अनुच्छेद 12 से 51A में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 51A में। दोस्तों याद रखिएगा, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, इसमें मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 51A यानी मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य तीनों में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतिलिपियां कहाँ रखी गई हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर संसद के पुस्तकालय भवन में। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतिलिपियां संसद के पुस्तकालय में रखी गई हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के संस्थापक निदेशक कौन थे, आपको बताना है। तो उत्तर है DP कोहली, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। इसके प्रथम निदेशक DP कोहली 1963 से 1968 तक थे। अगला प्रश्न है, 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था। अगला है विकल्प हैं आपके निजता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या मताधिकार। तो सही उत्तर निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी। याद रखिएगा, न्यायाधीश KS पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई और इस वाद को आधारवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का ध्येय है उद्यम, निष्पक्षता, सच्चरित्रता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI। दोस्तों याद रखिएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का आदर्श वाक्य है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। अगला प्रश्न है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है किससे। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। जिबूती आचार संहिता ये समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है। दोस्तों आप जान लीजिए, ये आचार संहिता पश्चिमी हिंद महासागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाज़ों की समुद्री डकैती से सुरक्षा के लिए 29 जनवरी 2009 को इस क्षेत्र के तटवर्ती देशों द्वारा अपनाई गई थी। इसके 20 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं और आप जान लीजिए कि बाद में इसमें कुछ अन्य सदस्य अगस्त 2020 में इस अंतर्राष्ट्रीय समूह में पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर के रूप में सूडान और संयुक्त इसमें पर्यवेक्षक देश के रूप में जो है भारत शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वेच्छा से किया गया ये समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उपर्युक्त कथन किसे इंगित करता है। तो उत्तर है भारत का राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ से जुड़ाव को।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने के बाद भी भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में बने रहने का निर्णय किया, किंतु भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि ये स्वेच्छा से किया गया समझौता है और इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अधिक अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? तो सही उत्तर आत्महत्या यानी सुसाइड। दोस्तों याद रखिएगा कि आत्महत्या ऐसा अपराध है जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जीवित अस्तित्व नहीं रहता, जबकि इसका प्रयास दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में ये वर्णित है। अगला प्रश्न है, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ शब्दावली का क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर फोर्थ स्टेट प्रेस को कहा जाता है। दोस्तों प्रेस या मीडिया राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप। तो सही उत्तर है गुटनिरपेक्षता। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि पंचशील व्यवहार या आचरण के 5 नियमों का समूह है। इसमें एक दूसरे के भू क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर लाभ और समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर बल दिया जाता है। गुटनिरपेक्षता स्वयं में पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बल्कि गुटनिरपेक्षता की नीति पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है संविधानेतर अधिकार जो शक्ति संविधान सम्मत नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है और अन्य रूप से ये वर्णित होते हैं संविधानेतर या गैर संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 377, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 377। दोस्तों आप जान लीजिए 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। और आप जान लीजिए आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों या किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही उत्तर अनुच्छेद 301 हो जाएगा, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम जो है आबाद रूप से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सुमेलन करना है विभिन्न ऑपरेशन और संबंधित देश और राज्यों को। ऑपरेशन चेकमेट, दोस्तों ये ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका में चलाया गया था, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में, ऑपरेशन ब्लू स्टार ये पंजाब में और ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार में चलाया गया था। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एपिको आंदोलन पी हेगड़े बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ये भी सही है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे ये आपका सही नहीं है, क्योंकि बाबा आमटे वन्य जीव संरक्षण और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे, वे शांत घाटी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। शांत घाटी आंदोलन के संदर्भ में डॉक्टर सलीम अली का नाम विख्यात है।
अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो उत्तर है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न ऐसे तो राजनीति विज्ञान से संबंधित है। देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद या साइंटिफिक सोशलिज्म का श्रेय दिया जाता है किसे, तो उत्तर है कार्ल मार्क्स को। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को दिया जाता है और कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के साथ साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है। एक विचारक हैं, मार्क्स नहीं लेकिन ये लोक प्रशासन के विचारक हैं, मार्टिन मार्क्स। मार्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं, 2, 3, 4 या 5। तो सही उत्तर है मार्टिन मार्क्स के द्वारा नौकरशाही के 4 प्रकार बताए गए हैं। अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही और योग्यता नौकरशाही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, निजीकरण या फिर राष्ट्रीयकरण। तो सही उत्तर है संसाधनों का केंद्रीकरण लोकतंत्र में, स्वतंत्रता में, स्वाधीनता में बाधक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर, आलोचना के अधिकार पर, एकत्र होने के अधिकार पर, निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर या संपत्ति के अधिकार पर। तो सही उत्तर लोकतंत्र की सफलता आलोचना के अधिकार पर निर्भर करती है। लोकतंत्र में जो है ये जरूरी है कि सरकार पर नागरिक, समाज, प्रेस और मीडिया का दबाव बना रहे और इसके लिए आलोचना का अधिकार नितांत आवश्यक है। अगला प्रश्न है भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी में। दोस्तों, भारत के राज्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय इन तीन क्षेत्रों में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया है, ये गलत है। दूसरा है पाकिस्तान के संविधान सभा में ये मांग रखी गई है कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी शामिल किया जाए, तो बिल्कुल सही है। केवल 2 सही है, 1 नहीं सही है। दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान बांग्लादेश है उसमें बांग्ला भाषियों पर जबरन उर्दू थोपे जाने के विरोध में एक आंदोलन हुआ और आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बांग्ला भाषी लोगों के भाषिक संघर्ष में यूनेस्को ने सबसे पहले 1999 में 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाए जाने की, तो यूनिसेफ में नहीं बल्कि यूनेस्को द्वारा ये 21 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान की प्रथम संविधान सभा में 1948 में पूर्वी पाकिस्तान कांग्रेस दल के प्रतिनिधि धीरेन्द्र नाथ दत्ता द्वारा ये मांग रखी गई थी कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी शामिल किया जाए, तो कथन 2 आपका सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था, तो उत्तर है रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन ए। दोस्तों, रिचर्ड निक्सन ने 1969 से 1974 तक की अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो ये थे, उन्होंने 1972 में कूटनीतिक संबंध सुधारने के लिए, मजबूत करने के लिए चीन का दौरा किया था। अगला प्रश्न है सही जोड़े बनाइए, सूची और उनका मुख्यालय है। तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आप जानते हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। तो 5, 4, 1 और 2, 5, 4, 1 और 2 विकल्प देखते हैं। 5, 4, 1 और 2, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है कि ये कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सदा जंजीरों या बेड़ियों से बंधा रहता है। तो ये कथन रूसो का है और रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा रहता है। अगला कथन है कि मानव की आत्मा, भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। ये किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। दोस्तों, महात्मा गांधी शक्ति के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे और उन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। अगला है एक महत्वपूर्ण कथन है कि ओह असम्मानीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है। ये कथन किसका है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, कारपेंटर, लॉर्ड ब्राइस या अप्पादोराई? तो सही उत्तर है ये युक्ति दोस्तों कारपेंटर ने अपनी पुस्तक टुवर्ड्स डेमोक्रेसी में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ऑप्शन है प्लेटो, रूसो, अरस्तु या लास्की? तो सही उत्तर प्लेटो। देखिए प्लेटो, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य के संबंध में ये कहा कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुमेलित करना है। प्रेसलर, देखिए प्रेसलर संशोधन ये किससे संबंधित है? प्रेसलर संशोधन अमेरिकी सहायता को आणविक क्षमता के विकास से जोड़ना है। ए का आपका चौथा हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित हैं। पेरेस्ट्रोइका ये गोर्बाचेव से संबंधित है और 13 सितंबर 1993 को इजराइल पीएलओ समझौता हुआ था। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कूट इस आधार पर सही है। रूस की संसद फेडरल असेंबली कहलाती है, बिल्कुल सही है। रूसी संसद में काउंसिल ऑफ द फेडरेशन निचला सदन है, सही नहीं है। रूसी संसद में उच्च सदन का नाम स्टेट ड्यूमा है, ये भी गलत है। तो केवल और केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। रूसी संसद का नाम फेडरल असेंबली है। रूसी संसद में निचले सदन को ड्यूमा कहते हैं जबकि उच्च सदन को फेडरेशन काउंसिल या काउंसिल ऑफ द फेडरेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इस आधार पर बताना है आपको कौन से कूट के आधार पर कौन सा कूट सही है। पहला है कि राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है सभी राज्य, क्षेत्र, देश या किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार के अधीन थे, स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। तो ये आपका सही नहीं, केवल 1 आपका सही है। दोस्तों, राष्ट्रमंडल का अभी तक अपना कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है। सभी राज्य, देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार में थे, ये स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं बने, बल्कि उसकी घोषणा उस देश को करनी होती है जो उसमें शामिल होना चाहता है। केवल और केवल कथन 1 सही है। अगला प्रश्न है प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी वो कौन थे? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले सितंबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अफगानिस्तान की यात्रा की। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1976 में, फिर मनमोहन सिंह ने अगस्त 2005 में, पुनः 2011 में मनमोहन सिंह ने किया और प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2015 और जून 2016 में अफगानिस्तान की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो भारत के राष्ट्रपति का शपथ क्या होता है? ये निष्ठापूर्वक जो है कर्तव्य निर्वहन और भारत के निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वहन और संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखने की शपथ लेते हैं।
संसद के सदस्य, आप देखिए संसद के सदस्य दोस्तों ये सूचना की गोपनीयता की और संघ के मंत्री कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक जो है संघ के मंत्री जो हैं ये एक 3 4 तो यहाँ पर देखिए संसद के सदस्य कर्तव्य के निष्ठापूर्वक, संसद के सदस्य यहाँ पर हो जाएगा कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां कौन कौन सी हैं, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए कानून और व्यवस्था बनाए रखना, बिल्कुल सही। पुलिस पर नियंत्रण रखना, सही। और विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना, सही है। भू राजस्व एकत्र करना, तो ए देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ए, बी और सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जिला दंडनायक के रूप में कलेक्टर की शक्तियों के अंतर्गत कानून व्यवस्था, पुलिस का नियंत्रण और विदेशियों के पारपत्रों की जांच शामिल है। भू राजस्व करने की शक्ति का प्रयोग जिलाधिकारी जिला कलेक्टर की हैसियत से करता है, न कि दंडनायक या मजिस्ट्रेट की हैसियत से। तो ए, बी और सी सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है, सही है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, सही है। मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, गलत है। और पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है। तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अन्य कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रहते हैं, बिल्कुल सही है। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय स्तर का दल है, सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा किया जाता है, सही है। संज्ञेय अपराध वह है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है, बिल्कुल सही है। तो चारों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मिलान करना है क्षेत्र जो प्रायः समाचारों में आते हैं और उनसे संबंधित देश का। तो चेचन्या जो है ये रूस या रसियन फेडरेशन का भाग है। दारफुर आप जान लीजिए चेचन्या उत्तरी काकेशस में उत्तर पूर्वी यूरोप के दक्षिणी भाग में कैस्पियन सागर से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। दारफुर जो है ये पश्चिमी सूडान में स्थित देश है, ये आपका माली से सही सुमेलित नहीं है। स्वात घाटी आप जान लीजिए, स्वात घाटी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में स्थित एक घाटी है और एक प्रशासनिक जिला है, तो ये भी आपका सुमेलित नहीं है, केवल और केवल एक आपका सुमेलित है। अगला प्रश्न है प्रायः चर्चा में रहने वाला बर्बर भाषी समुदाय कहाँ रहता है? तो उत्तर है अल्जीरिया में। दोस्तों याद रखिएगा बर्बर भाषी समुदाय उत्तर और पश्चिमी अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, मारिटानिया, माली और नाइजर आदि में निवास करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 5 देश दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं। देखिए डेनमार्क, रसियन फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जापान और यूके इसमें शामिल नहीं हैं, तो 1, 3 और 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आर्कटिक काउंसिल के सदस्य डेनमार्क, रसियन फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं इन विकल्पों में से। और इसमें कुल 8 देश शामिल हैं, अमेरिका, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और कनाडा। और इस परिषद के अस्थायी पर्यवेक्षक 13 राष्ट्रों में भारत और जापान भी शामिल हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, बिल्कुल सही है।
कारण है भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है। तो ए और आर सही है और आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न संख्या 153। यहाँ पर देखिएगा, संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या हेरफेर करने के लिए नहीं कर सकती है। कौन सा मामला इस कथन से संबंधित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद से संबंधित है। और इसी वाद में ही सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत या द थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। इसके अनुसार संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या हेरफेर करने के लिए नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं, आपको बताना है। देखिए, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार बिल्कुल सही, और अपहरण विरोधी अधिनियम, तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान है। इनके तहत अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, और व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार और अपहरण विरोधी अधिनियम इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, PIL या जनहित याचिका के संबंध में इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, आपको बताना है। एक पोस्ट कार्ड को रिट याचिका के रूप में माना जा सकता है, बिल्कुल सही है, और जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में ही दाखिल की जा सकती है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया था, जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों या मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। तो ये 7-6 से ये निर्णय दिया था। दोस्तों, आप जान लीजिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद को व्यापक अधिकार है, किंतु संविधान के मूलभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का अधिकार नहीं है। इस मामले में कुल 13 न्यायाधीश थे, जिसमें 7-6 के बहुमत के आधार पर ये निर्णय दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन से कथन आपके सही हैं। पहला है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियां हैं, बिल्कुल सही है। 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, सही है, और किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, सही है। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं, 1, 2 और 3 आपके सही हैं। तीनों ही कथन सही नहीं हैं। इसमें से पूछा गया है कि कौन से कथन आपके सही नहीं हैं, तो तीनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। दोस्तों, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियां या पदवी नहीं हैं। इन पुरस्कारों को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे उल्लिखित नहीं किया जा सकता। 1954 में ये आरंभ किए गए थे। वर्ष 1978, 1979, 1993 और 1997 के अंतराल में ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे, और इन अवधियों को छोड़कर प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार घोषित किए गए हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और इस पुरस्कार के अलंकरण मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में किए गए सर्वोत्कृष्ट स्तर के निष्पादन के फलस्वरूप दिया जाता है। इसके लिए सिफारिश स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है, और वार्षिक भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक वर्ष में अधिकतम 3 तक सीमित है, न कि 5 तक। तो तीनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित हैं। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, तो ये तीनों ही शामिल हैं।
दोस्तों, भारतीय संविधान के उद्देशिका मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों में प्रतिबिंबित होते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में किसको बढ़ावा देना है, पारदर्शिता या जवाबदेही? तो सही उत्तर हो जाएगा पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों, ऑप्शन डी। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है इसका मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के काम में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना और सरकार को और अधिक जवाबदेह बनाना है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में सही है? देखिए, दो कथन यहाँ पर आपके दिए गए हैं। संसद में उपयुक्त कानून बनाकर एक केंद्र शासित प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, बिल्कुल सही। राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये गलत है, केवल जो है कथन पी सही है। दोस्तों, संसद में उपयुक्त कानून बनाकर एक केंद्र शासित प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। वर्तमान में राज्यसभा में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो इसलिए केवल कथन पी सही है, क्यों नहीं सही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संपूर्ण जो है प्रैक्टिस सेट, जिसको हमने अध्याय 1 से भारत के संवैधानिक विकास से लेकर अंतिम में हमने जो भी संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जानकारियाँ और आयोग, विशेष उपबंध, इसके अलावा संविधान संशोधन, जो भी अनुच्छेदों में प्रावधान किए गए हैं उनको, तथा संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं में अति संभावित हैं, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ये श्रृंखला जो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप इसका जो मैराथन क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम सभी वीडियो को एक साथ संयुक्त करके इसको एक में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये श्रृंखला कैसी रही, आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रही, हमें ज़रूर बताइएगा।